जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 7 रेलेवेंट आर्टिकल्स जो कि 6 और 7 सितंबर को आए हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में। तो उसका हम डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। तो आज हम पुराने तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हम पहले करते थे। ओके, सो दोस्तों, पहला आर्टिकल है ऑन असेट्स अ नैरोअर व्यू। ये आर्टिकल विक्रम सिंह मेहता ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। ये क्या बात करता है? तो बेसिकली दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेके 3 आर्टिकल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस किया गया था, तो इसको चलते अब काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स मोस्टली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बेस्ड होते हैं, ज्यादा रोजी पिक्चर नहीं देते किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, तो जो बात आर्टिकल में लिखी है हम वही डिस्कस करेंगे। कोई अपना पर्सनल बायस या अपना पर्सनल व्यू हम यहाँ पे नहीं प्रकट कर रहे। राइट, तो चलिए दोस्तों, तो कंटेक्स्ट है प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मॉडल टू जनरेट सोशल वैल्यू। इसको लेके एक और आर्टिकल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बात की जा रही है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के चलते अब जो ब्राउनफील्ड असेट्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सरकार ने बनाए हुए हैं, उसको सेल करा जा रहा है। तो जैसे आने वाले 4 साल में इसकी मॉनेटरी वैल्यू असेस करी जा रही है। सो बात ये इस आर्टिकल में डिस्कस करिए दैट द ओनली यार्डस्टिक एज फार एज एनएमपी इज कंसर्न्ड कैन नॉट बी द फाइनेंशियल वैल्यू, वन ऑल्सो हैज टू लुक एट द सोशल वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम दीज असेट्स। बिकॉज सी, लेट्स नॉट फॉरगेट दीज असेट्स, हाईवेज, पोर्ट्स, जितनी भी सारी चीजें बनाई जाती हैं, जो सरकार बनाती है, ये हमारे पैसे से, टैक्स पेयर्स मनी से आता है। तो क्या सोशल वैल्यू जनरेट हो रही है बाय सेलिंग आउट दीज असेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर? उसके बारे में यहां पे बात करी गई है। और उसके बाद एनएमपी इज डिजाइन्ड टू attract the deep pocket financial institutions which will result in deepening of concentration of capital in the hands of few and increasing the inequalities। तो जैसे कि आपको पता है कि आमतौर पे चर्चा की जाती है कि एक ऐसे नेगेटिव लाइमलाइट में कई बार सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है कि हर कुछ अदानी अंबानी के हाथ में है। तो फिर इस तरह की बातों का फिर एप्रीहेंशन है कि ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी दैट गिने चुने जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं के हाथ में एसेट्स आ रहे हैं और दिस विल रिजल्ट इनटू मोर इनइक्वालिटीज। ठीक है, द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर सेट एट द फर्स्ट प्लेस वाज व्हाट? द पुअर लीडरशिप और लैक ऑफ टैलेंट। अब देखिए, ये सारे सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यहां पे बेहतरीन कंपटीशन दे के लोग यहां पे आते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं, एमडीज होते हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो उसके बावजूद उनकी लो प्रोडक्टिविटी या लो इनएफिशिएंसी करके ये पब्लिक सेक्टर एसेट्स जो हैं आज हमको बेचने पड़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो बात यहां पे ये करी गई है दैट लीडरशिप इतनी इफेक्टिव, व्हाई वाज़न्ट द लीडरशिप इफेक्टिव एट द फर्स्ट गो डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द कंट्री अवेलेबल एट द टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, तो इसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इश्यूज की यहां पे बात करेगी। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज यानी कि जो लीडरशिप इश्यूज की बात करेगी, स्ट्रक्चरल इश्यूज यानी कि जैसे कि हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, गेल की बात करें, तो अब यहां पे भी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मोस्ट पोजीशंस यहां पे एक्वायर करते हैं। बट फिर कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आ जाते हैं दैट जो गैस पाइपलाइंस हैं वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं है इफेक्टिवली, वो अंडर यूटिलाइज हैं। और कोई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें उसकी फंक्शनिंग को, शॉर्टेजेस ऑफ गैस सप्लाईज हो गए। सो इंस्टीट्यूशनल इश्यूज यानी कि लीडरशिप इश्यूज एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज यानी कि रेगुलेटरी इश्यूज, इसके कारण पब्लिक सेक्टर जो एसेट्स है इतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे सोसाइटी को एट लार्ज। So what is the way forward? So lack of transparency in governance, pricing distortions and intrusive bureaucratic intervention are dominant reasons behind the inefficiency of these public assets। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया कि इन इश्यूज पे सरकार को काम करना चाहिए कि अगर पब्लिक सेक्टर एसेट्स बनाए जा रहे हैं तो अगर बेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ, बेटर गवर्नेंस के साथ पब्लिक सेक्टर एसेट्स अपना मोनेटाइज वैल्यू दे सकते हैं अगर वहां पे लीडरशिप इफेक्टिव हो। प्राइवेट सेक्टर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू हार्नेस द फुल वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स एंड द ट्रांसफर ऑफ ऑपरेटरशिप टू देम ओनली विल बी अ शॉर्ट टर्म रेमेडी। तो लॉन्ग टर्म रेमेडी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म रेमेडी के लिए जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं रिलेटेड टू पीएसयूज, उसको एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का ड्राइव वो और चीज है कि चलो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बट प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो ये हुआ ना कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो एफिशिएंट नहीं है, कि प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो क्यों ना सरकारी कैपेबिलिटी को, गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करा जाए, बेटर करा जाए। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल आता है जी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। ये हिंदू में कल आया था।
सो कंटेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड एनएमपी। जैसे कि आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट इंडिया में है, काफी सालों से है। हालांकि बहुत एम्बिशियस 100 लाख करोड़ की बात करी गई थी। प्रधानमंत्री ने अभी अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे भी कहा था कि आने वाले कुछ 4-5 सालों में 100 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन में। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कहते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएशन होता है, ठीक है। अब बात करें एनएमपी से चलते, तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद द प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हालांकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द पास्ट आल्सो हैव पुश्ड द प्रोजेक्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन थ्रू द ट्रिपल-P मोड, ठीक है। इसके चलते हुआ क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत लोन उठाया बैंकों से, सरकारी बैंकों से, और वो लोन वापस नहीं कर पाए बैंक्स को, which led to the problem of increasing non-performing assets, ठीक है। तो promising, very promising idea ट्रिपल-P, बट इतना efficiently ये प्रूव नहीं हो पाया। India's infrastructure has not expanded precisely because the assets generate too little revenue for even their maintenance, leave alone the upgradation. So the important consideration in evaluation of NMP would be the volume of funds expected to be generated, और कैसे वो funds वापस, अगर देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लाखों करोड़ रुपया चाहिए होता है, ठीक है। अब मैंने उस दिन परसों भी डिस्कस किया था कि इतना इजी नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन उठाना। सरकार के लिए तो इजी है, सरकार कैन ऑलवेज पे बैक द लोन, सरकार गवर्नमेंट कैन नेवर डिफॉल्ट, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब ये देखने वाला होगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबली इसकी फंडिंग उठा के वापस लोन जो उठा रहा है बैंक्स को कैसे वापस कर पाएंगे वो, ठीक है। एप्रीहेंशन, अब देखिए अब ऑब्वियसली तरह तरह के आर्टिकल्स आते हैं, तरह तरह के व्यूज हैं, हर किसी के व्यूज को हमको पढ़ना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है तो वो करना भी जरूर चाहिए। अब कुछ एप्रीहेंशंस है एनएमपी के चलते, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के चलते, जो कुछ जस्टिफाइड भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल पहला एप्रीहेंशन है दैट ट्रांसफर ऑफ दीज एसेट्स वुड एंड अप क्रिएटिंग मोनोपोलीज लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस, ठीक है। सो पहला ये चिंता जताई गई है जो स्केप्टिकल व्यू पॉइंट। और दूसरी बात, possibility that the price may rise after the transfer of public infrastructure to the private sector is not a good reason to oppose the national monetization pipeline. अब अगले आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि कैसे जो प्राइवेट सेक्टर है, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। अगर इतने लाखों करोड़ अगर मैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पे लगा रहा हूं तो मेरे को वो लाखों करोड़ रिकवर भी करने हैं, साथ में प्रॉफिट भी निकालना है, तो वो तो अनअपोलोजेटिकली प्राइवेट सेक्टर का मोटिव तो प्रॉफिट होता है, अनलाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट जिनका मोटिव सोशल गुड होता है, ठीक है। बट इसके चलते क्या हम असेट्स को मोनेटाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ना दें, बात ये आती है। तो ये थोड़ा ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड पॉइंट हो गया ये वाला। सो कंक्लूजन, 6 लाख करोड़ की बात करेगी, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोनेटाइज्ड इन द नेक्स्ट 4 years टिल 2026, ठीक है। बट दिस इज क्वाइट लेस, अ फ्रैक्शन ऑफ द फिगर ऑफ 100 लाख करोड़ which is estimated as the infrastructure investment which India needs, ठीक है। India's infrastructure deficit needs to be addressed and those opposing the NMP must also give it a chance. Let's give it a chance. I mean, let's not unnecessarily politicize it, ठीक है। तो ठीक है, कमियां हर एक सरकार की पॉलिसी में हो सकती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बट अगर कोई प्रपोजल आया है, कोई प्रस्ताव आया है, तो एक बार उसको मौका तो दीजिए। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। बेशक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट हैव नॉट यील्डेड दैट एफिशिएंसी जितना प्रॉमिसिंग था, बट लेट्स गिव इट अ चांस, लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। चलिए अगला आर्टिकल है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑन द एनएमपी। अब जैसे तीसरा आर्टिकल है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के चलते, जो आज और कल में आया है। तो आमतौर पे कोई भी पॉलिसी जब सरकार अनाउंस करती है तो उसके चलते आर्टिकल्स आते रहते हैं और हम अपना फिर व्यू पॉइंट बनाते रहते हैं उन आर्टिकल्स को पढ़ के, ठीक है। ये आर्टिकल आज हिंदू में आया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो कंटेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ असेट मोनेटाइजेशन ऑन पब्लिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी 2 स्लाइड्स पहले, दैट जो ये असेट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सरकार पैसा कहां से लेके आती है? ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी है, वहां से सरकार खर्चा करती है और जिससे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स बनते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, तो ये बात होगी कि ये जो असेट्स अब ऑफर किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ये अल्टीमेटली हमारे ही टैक्स पेयर्स मनी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। अब अभी तक तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स बनाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनको मैनेज करते हैं, तो दे ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। कोई प्रॉफिट की यहां पे बात नहीं होती, प्रॉफिट की लालच यहां पे नहीं होता। बट प्राइवेट सेक्टर को यहां पे वर्ड लालच नहीं आएगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज मेंट टू जनरेट प्रॉफिट। अगर हमने पैसा लगाया है, अगर मैंने 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है, तो इसमें आई विल बी टोटली अनअपोलोजेटिक। तो मुझे अगर 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ वापस लेना है तो है, मैंने लगाया पैसा, मैंने लोन भी देना है, मैंने सैलरीज भी देनी है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बट जो मोटिव है प्राइवेट सेक्टर का वो प्रॉफिट का आता है,
ठीक है। अब थोड़ा सा सोशलिस्टिक माइंडसेट लगा के चलें तो हमारा जो थोड़ा इकोनॉमी का माइंडसेट था, बेंट ऑफ माइंड था, सोशलिस्टिक था। 1991 से पहले बिजनेस करना, व्यापार करना एक पाप माना जाता था, कर्स माना जाता था। तो उसके चलते, क्योंकि एक पॉपुलर बात ये थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव प्रॉफिट निकालना होगा और पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट नहीं सोशल बेनिफिट होता है, तो वो बात भी ठीक है। ठीक है, अब उस बात को लेकर चिंता जताई गई है, यहाँ पे एप्रीहेंशन जताया गया दैट इसके चलते तो जो पब्लिक को सोशल बेनिफिट मिलेगा नहीं। ठीक है, और इसके चलते अगर प्राइवेट कंपनीज जो अपने पब्लिक एसेट्स एक्वायर करती हैं, जैसे कि पावर के हो, टेलीकॉम के हो, गैस के हो, देन द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री वुड बी डबल टैक्स्ड। तो पहले तो हमने जब असेट बना था, मान लीजिए कोई हाईवे बना है, कोई स्टेडियम बना है, तो वो टैक्स पेयर्स मनी से बना है। तो पहले तो हम लोगों ने टैक्स दिया, तब सरकार ने असेट बनाया। अब बाद में जब प्राइवेट सेक्टर को हम वो असेट मोनेटाइज करने को दे रहे हैं, यानी कि उससे हम पैसा ले रहे हैं उनको लीज में 25-30 साल के लिए, कोई हाईवे, कोई स्टेडियम, कोई एयरपोर्ट, कोई रेलवे पोर्ट, कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पैसा देंगे बिकॉज ऑफ द हायर यूजेज चार्जेस, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एज वी डिस्कस्ड 2 मिनट्स बैक, उनका मोटिव होगा प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली वो तो जो फीस होगी, टॉल होगा, वो ज्यादा रखेंगे। ठीक है, सो इसके चलते हम 2 बार पैसे दे रहे हैं। पहली बार टैक्सेशन पे एसेट क्रिएशन जब हुआ था, दूसरी बार अब जब प्राइवेट सेक्टर उसको यूटिलाइज करेगा ऑन द हाई यूजेज चार्जेस, तो सिटीजन के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट सोशल बेनिफिट बट हायर प्राइवेट रिटर्न्स दैट ड्राइव्स द कॉर्पोरेट्स। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें, so instead of effective regulation there have been instances of regulatory capture instead resulting in the exploitation of the consumers। तो इसका एग्जांपल यहां पे क्या दिया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पावर। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर, ये दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित के टाइम पे, तब ये फैसला लिया गया था कि हम बिजली को प्राइवेटाइज कर देंगे। तो चलो कर दिया, उसका क्या नतीजा हुआ, दैट रिजल्टेड इन अ स्टीप इंक्रीज इन पावर चार्जेस, एक्सक्यूज मी, सो दैट इंपैक्टेड द पुअर एंड द मिडिल क्लास अलाइक। ठीक है, बिकॉज पावर के चार्जेस बढ़ा दिए गए। अब जब आम आदमी पार्टी आई तो केजरीवाल ने कहा कि हम इसको सब्सिडाइज कर देंगे ताकि लोगों को पैसा ज्यादा ना देना पड़े। बट सब्सिडाइज क्या, किसी प्राइवेट सेक्टर सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए सब्सिडीज देना, क्या वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है? नहीं, बिकॉज वो सब्सिडीज भी सरकार कहां से दे रही है, वो भी हम टैक्स पेयर मनी में से सब्सिडी आ रही है। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू बेयर द ब्रंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन एज द सब्सिडी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर। So conclusion क्या निकलता है, India's large companies have been exploiting the loopholes of reporting lower profits and to escape the tax net। तो अब कंपनीज का ये कहना होता है, इनकी जो भी रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, दैट हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, हमारा ज्यादा लॉस हुआ है, हमने टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर्ली कंपनीज नहीं करती हैं, और ये दिखाती हैं कि हमारा प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके चलते वो लूपहोल्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो कंपनीज नहीं बता रही हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल दीज कंपनीज are fully tax compliant and transparent in the profits they are earning, because अगर प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स यूज कर रहे हैं जो कि पब्लिक असेट क्रिएशन के लिए बनाया गया था, जो कि पब्लिक के पैसे से सरकार ने बनाया था, और अगर उसको यूज करने के चक्कर में वो अपना सही प्रॉफिट नहीं बता रहे हैं, चाहे कोई हाईवे है, चाहे कोई एयरपोर्ट है, चाहे रेलवे स्टेशन है, कुछ भी है, चाहे टेलीकॉम सर्विस है, तो उसके चलते ये बात सही नहीं है। ठीक है, अब नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? नीति आयोग का ये कहना था दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम इज टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर एसेट्स बाय टैपिंग द प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एफिशिएंसीज। तो जब प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज की बात आती है तो इसका मतलब क्या निकलता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी नहीं थी, डिस्पाइट इतना वहां पे टैलेंट बैठा हुआ है, इतने लोग वहां पे आईएएस ऑफिसर्स वहां पे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे बैठे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के बच्चे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाते हैं, तो इसका मतलब क्या वहां पे एफिशिएंसी नहीं है? तो ये चिंता का विषय है, एंड दैट मीन्स के पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए इन द लॉन्गर रन। चलिए अगला आर्टिकल, अब हम एनएमपी से आगे आते हैं। बाकी अगला आर्टिकल आता है द न्यूट्रिशन हाइजीन लिंक, ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। सो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है टू टैकल मैलन्यूट्रिशन सैनिटेशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, स्वच्छता साफ सफाई नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो रीसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट ये बताती है दैट नियरली 12 लाख चिल्ड्रन कुड डाई इन द लो इनकम कंट्रीज इन द नेक्स्ट 6 months ड्यू टू डिक्रीज इन रूटीन हेल्थ सर्विसेज एंड इंक्रीज इन वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि जब बच्चे की हाइट ज्यादा होती है बट उसके कद के हिसाब से उसका जो वजन है वो बहुत कम होता है, वो मैलनरिश्ड होता है, वीक होता है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी 2020 में, दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई थी, इंडिकेट्स दैट सिंस द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक acute undernourishment in children below the age of 5 has worsened।
So almost 38% of children under the age of 5 are stunted and almost 21% are wasted. जैसे मैंने बताया कि हाइट ज्यादा और हाइट के हिसाब से वेट कम, वो कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन एंड अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस आल्सो इंपैक्ट न्यूट्रिशनल आउटकम्स, ठीक है। तो ये यहां पे एक बात आई है कि आपका जो वातावरण है, जो आप कैसा पानी पी रहे हैं, किस तरह की आप स्वच्छता में रह रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इंपैक्ट करता है। 50% of all mal and undernutrition can be attracted to diarrhea and intestinal worm infections, which are a direct result of poor water, sanitation and hygiene. तो ये रिपोर्ट आई है WHO की, ठीक है। तो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को हम वॉश भी कहते हैं, WASH भी कहते हैं। तो ये तो बात होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी माल न्यूट्रिशन रिलेटेड क्या कंसर्न्स है इंडिया में, तो आप डायरेक्टली जो 5 पॉइंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज आंसर्स में जब आप रिपोर्ट्स मेंशन करते हैं, जब आप रिपोर्ट्स को कोट करते हैं, चाहे यूनिसेफ की है, चाहे वर्ल्ड बैंक की है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आंसर्स में आपका एज रहता है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये डेटा वहां पे कोट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड, तो इन्वेस्टमेंट्स इन वॉश क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन आर अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ bolstering the country's nutritional status, ठीक है। So WHO has estimated that access to these techniques of water, sanitation and hygiene can prevent the deaths of at least 8,60,000 children a year caused by undernutrition. So that is almost near to 1 million, because 1 million is 10 lakhs, तो almost 1 million बच्चे बच सकते हैं अगर वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर अगर सरकारें काम कर सके, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अब वाटर को लेके, सैनिटेशन को लेके, स्वच्छता को लेके तो खैर वैसे ही 2014 से स्वच्छ भारत अभियान को काफी जोरों शोरों से प्रोपोगेट किया गया है, और अब कोरोना के चलते तो वैसे भी हाथ धोना, स्वच्छता बनाना, इस चीज पे एम्फसाइज करा गया है। सो इंडिया मस्ट यूज पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद द लॉन्ग टर्म मल्टी स्टेक होल्डर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन इन द कंट्री। चलिए आगे चलते हैं। रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल्स, ये हिंदू में आर्टिकल आया दोस्तों, ये कल आया था, हैप्पी मैन जेकब ने लिखा है। तो किस कंटेक्स्ट में बात करते हैं? कंटेक्स्ट है पीस मेकिंग डज नॉट ऑलवेज कोएग्जिस्ट विद मोरालिटी, ठीक है। कई बारी इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको ऐसी चॉइसेस, आपको ऐसे निर्णय और फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद मोरालिटी के साथ मेल ना खाते हो, ठीक है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन बी अ फनी गेम, बट आफ्टर ऑल इट इज पॉलिटिक्स, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड रियल पॉलिटिक्स। What are the choices available for Indian context of Taliban? तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में 3 क्विक बातें यहां पे लिखी गई हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि भाई कंटिन्यू टू मिलिटरीली फाइट द तालिबान, चलो ठीक है। आइसोलेट एंड सैंक्शन द तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, ये दूसरी बात है। और तीसरा, इंगेज एंड सोशलाइज देम। अब ये बात लोगों को फनी लग सकती है, हैरानगी की हो सकती है, बट पॉइंट ये है कि इन तीनों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो तो अमेरिका ने ट्राई कर लिया, 20 साल से अमेरिका कर ही रहे, फाइट अगेंस्ट द तालिबान। अब तालिबान के साथ अमेरिका भी बातचीत कर रहा है, अमेरिका भी अब तालिबान के साथ हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुका है 1996 से 2001 के बीच में, कि सैंक्शन लगा देने तालिबान के ऊपर, तो उसका भी कोई नतीजा नहीं हुआ। तीसरा है एंगेज एंड सोशलाइज देम, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट एंगेजिंग विद द अनडिजायरेबल। तो अनडिजायरेबल यानी कि जिनको आप ना पसंद करते हो, ना लाइक करते हो, तो कौन है यहाँ पे? तालिबान इज अनडिजायरेबल, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू एंगेज विद देम। और कोई ऑप्शन है? और किसके साथ एंगेज करेंगे? सिविलियन गवर्नमेंट के तो प्रेसिडेंट है, वो तो फरार है। विद अनडिजायरेबल्स टू ट्राई एंड चेंज देयर पोजीशंस। तो डिप्लोमेसी का ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, टू एंगेज विद द अनडिजायरेबल्स। Entities, individuals and states do change as a result of sustained negotiations, sustained dialogues, sustained conversations, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत डायलॉग्स करे, पाकिस्तान के साथ भी बहुत बातचीत करी है पास्ट में। अब तालिबान अभी और अफगानिस्तान में किससे बात करें? वैसे तो पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन होता है, किससे बात करो, आर्मी से करो कि वहां के प्रधानमंत्री से करो, बट चलो पाकिस्तान इज अ डिफरेंट सिनारियो ऑल टुगेदर। बट अभी अफगानिस्तान में और किससे बात करेंगे? कोई है भी उसके अलावा, तालिबान के अलावा? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइट ऑफ परफेक्ट मॉरल चॉइसेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे को काफी अच्छा लगा ये। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं और मतलब के हिसाब से चीज देखनी पड़ती है। रिमेंबर वो जो लाइन थी, नो टू नेशंस कैन बी परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट जो कहता है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उससे गाइडेड होता है। India located where it is amidst a geostrategically challenging environment. We don't have direct physical access to Afghanistan like Pakistan has, Iran has. We don't have that luxury. Her ability to make a morally perfect choice vis-a-vis the Taliban is very limited.
सो टॉकिंग टू द अनडिजायरेबल्स इज अ पुराना टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। पीछे पास्ट में अगर बात करें तो LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट की भी नेगोशिएशंस हुई थी इन द 2000s, ठीक है। इसके चलते 90s में श्रीलंका में भी बहुत वायलेंस था। LTT के चलते हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो भी मारे गए थे, असैसिनेट हुआ था। तो इसके चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE ने भी नेगोशिएट किया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सीक्रेट टॉक्स विद द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये भी पहले हो चुका है। सो नेगोशिएशंस विद द अनडिजायरेबल्स इज नॉट अ न्यू थिंग, दिस हैज आल्सो बीन डन इन द पास्ट। अगला आर्टिकल है जी द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। ये हिंदू में आया था, कल आया था ये आर्टिकल। तो अभी यहां पे बात करी गई है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन रिपोर्ट की। तो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेड करी गई है जस्टिस जो जी रोहिणी है, इस कमीशन को उन्होंने हेड करते हैं। ये कमीशन अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी 2017 में विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसका पर्पस क्या था? इट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंप्लीट द टास्क ऑफ सब कैटेगराइजिंग 5000 odd caste in the central OBC list so as to ensure more equitable distribution of opportunities in the central government, jobs and educational institutions। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए तो उस रिलेटेड हो गया कि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन क्या है। आप कंटेक्स्ट में आते हैं तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 97% ऑफ द सेंट्रल OBC कोटा बेनिफिट्स गो टू जस्ट अंडर 25% ऑफ द कास्ट। हमने रिपीटेडली बहुत आर्टिकल्स आए थे पास्ट में, हमने बात करी थी ऑफ द नीड ऑफ द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ऑफ द नीड ऑफ द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस, जहां से हमको पता लग सके कि वो कौन सी जातियां हैं जिन तक अभी तक एफर्मेटिव एक्शन नहीं पहुंच पाया सरकार की तरफ से। ठीक है, इतने सालों में, 70-75 सालों में। As many as 983 OBC communities, 37% of the total have zero representation in both central government jobs and admissions to central universities. ठीक है, so assumption that the disadvantages of every subgroup within each category are the same is wrong to say that. This is a misplaced conception. We do not know। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेगी that 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स के बाद पिछले 30 सालों में क्या इंपैक्ट आया है डिसएडवांटेजेस कास्ट ग्रुप्स पे सोशियो इकोनॉमिकली, इसके बारे हमको भी नहीं पता। वो कैसे पता लगेगा? डेटा चाहिए। डेटा इज द किंग। अगर डेटा है हमारे पास तो हमको पता लग सकेगा ना कि वो कौन सी जातियां हैं जिन तक एफर्मेटिव एक्शन नहीं पहुंच पाया, और क्या ऐसे सुझाव हैं जो सरकार इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू गिव देम मोर बेनिफिट्स। क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सब मिले होते हैं, ये सभी कास्ट सेंसस इशू को लेके सभी अपने हाथ धो लेते हैं कि नहीं कास्ट सेंसस की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वो कास्ट कॉन्शियसनेस प्रमोट होगा। तो ये कन्वीनियंटली सारे मंत्री कह देते हैं, पॉलिटिशियंस कह देते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी नीड डेटा वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो वी अर्जेंटली नीड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस। उसके लिए हमको डेटा चाहिए। पहली बात ये होगी, मेक अ डेप्रीविएशन इंडेक्स कोरिलेटिंग डेटा फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड सेंसस। अगर हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड सेंसस होगा, एक्यूरेट डेटा होगा, तो एक डेप्रीविएशन इंडेक्स हम बना सकें ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इंक्लूडिंग कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ताकि जो आइडिया है एफर्मेटिव एक्शन का वो बेटर हो सके और बेहतर एफर्मेटिव एक्शन इन लोगों तक पहुंच सके जो सरकार देना चाहती है। Socio-economic caste-based census becomes a necessary precondition to initiate any meaningful reform in the affirmative action regime in India। ठीक है, तो यहां पे एक सजेशन दिया गया है that we need an institution like the Equal Opportunities Commission of the US or the UK। चलिए, अगला आर्टिकल है जी, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदू में आज आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है ये। कंटेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो देखिए, अब आपको जैसे कि पता है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, अब अगेन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी सरकारों की आदत रहती है कि वो स्टेट्स के डोमेन में इंटरफेयर करते हैं। जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, अंडर द 7th शेड्यूल, हर एक सरकार की वो टेंडेंसी है कि वो उसके ऊपर लॉज बनाने की उनको अर्ज होता है। और बाद में फिर लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब पावर में हो तो फिर वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टेक्स अ राइट। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न एज द बैलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ टर्न्ड अहेड। Putting subjects in the concurrent list was to give the center and states concurrent power. The power to legislate on these subjects was also expected to be shared. देखिए, हम completely फेडरल तो नहीं है, बट क्वाजी फेडरल तो है हम, है ना। सो उसके चलते कुछ ना कुछ फैब्रिक है फेडरलिज्म का जो हमको अपनी कंट्री में मेंटेन करना चाहिए। तो ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे स्टेट उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएंगे, ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉज बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट पे ये नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट्स भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिन पे कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन ऑफ द लिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द GOI एक्ट 1935।
ना अब इसके चलते जो अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्शियल 3 फार्म लॉज सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत जल्दबाजी में पास कर दिए, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी स्टेक होल्डर एनालिसिस के। तो जो एग्रीकल्चर है वो भी एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर एंट्री 14। अब केंद्र सरकार का क्या कहना था कि देखो हमने ये पास किया है, लेकिन ठीक है हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, बट हमने तो ट्रेड एंड कमर्स जो कि क्लॉज है कॉन्करेंट लिस्ट का एंट्री 33 में, उसके चलते हमने ये 3 फार्म लॉज पास करे हैं। तो अगेन द कंटेक्स्ट इज द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। अब ये सजेशंस इन द पास्ट, अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस के चलते अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये चारों के चारों पॉइंट वहां पे कोट कर सकते हैं विद द नेम ऑफ दीज कमीशंस, कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या सुझाव है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अर्ज को टू इंटरफेयर इन दी डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो सजेशंस इन द पास्ट की बात करें तो पहले सरकारिया कमीशन की बात आती है ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। आई एम श्योर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इन ऑल एरियाज ऑफ द कॉन्करेंट और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन की बात करी गई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है कॉन्करेंट लिस्ट के चलते, तो वो कंसल्ट करें, पहले बातचीत करें स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट का जो मैंडेट है दैट हैज टू फोकस ऑन द इश्यूज पर्टिनेंट टू नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर वो यूनियन गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पे काम करे जो नेशनल इंटरेस्ट को इंपैक्ट करते हो, ज्यादा बेहतर है। स्टेट्स के साथ आप कंसल्ट करिए, स्टेक होल्डर एनालिसिस करिए, उसके बाद अगर आपने कोई ऐसे मुद्दे के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है, स्टेट्स की रजामंदी के साथ आप बनाइए, बट वो कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। फिर आता है जी वेंकटचलिया कमीशन। ठीक है, सो इसको द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, NCRWC। ठीक है, सो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंसल्टेशन विद द स्टेट शुड बी अंडरटेकन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल विच इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 263 के तहत। और उसके बाद अंत में एक पॉइंट आता है, इन द SR बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी कैटेगोरिकली क्लियर दैट स्टेट्स आर नॉट मेयर अपेंडेजेस ऑफ द यूनियन। द की टू पब्लिक वेलफेयर लाइज इन लिसनिंग टू द स्टेक होल्डर्स कंसर्न। तो डेमोक्रेसी है, हम चलो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी तो नहीं है बट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। तो कोई भी सरकार हो सेंटर में, उनको ये चाहिए कोई भी कानून पास किसके लिए किया जा रहा है, लोगों के लिए। तो अगर लोगों को उसका बेनिफिट नहीं है, वेलफेयर नहीं है, अगर लोग ही उससे तंग होंगे तो उसका क्या फायदा। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, स्टेट्स को साथ में रखना बहुत जरूरी है, चाहे बेशक आपके पॉलिटिकल व्यूज मैच ना करते हो, बट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन लिसनिंग टू दोज हु आर इन ऑपोजिशन। चलिए, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं परसों। थैंक यू, जय हिंद।